जीवन एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी 6 to 12 का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस की ये किताब, जिसका अध्याय 7 पौधों को जानिए का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। अपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चित्र 7.2 को देखें। यहाँ पे चित्र 7.2 दिया गया है, आप देख सकते हैं। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। यहाँ पे आप पौधों के संवर्ग 7.1 देखें और यहाँ पे आप हर चीज़ को जानने की कोशिश करें कि पौधे का नाम क्या है। कॉलम 1 हरा, कोमल, मोटा, कठोर, ये सब आप देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट, आइए आगे देखते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलता है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरिए। यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों के इन खरपतवारों को खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? आप अगर आप गाँव से हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। आगे है, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है, आप ऊपर देख सकते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है ये शाक है और ये जो है झाड़ी है और ये अब वृक्ष तो है ही। देखते हैं, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 7.3a में आप देख सकते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं। आगे है, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं।
कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? यहाँ पे पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सैम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, साग, झाड़ी और वृक्ष से किस प्रकार भिन्न है। अपने विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तना किसे कहते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकी पौधे तथा 1 ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। साग के तने के आधार से काट कर गिलास पे रखें, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं को अवलोकन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप तने की मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुँच जाते हैं। जल तथा खनिज तने के पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। पहले ने सफ़ेद फूलों वाले शाखों के साथ ये क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे भाग को गिलास सी में रखा। उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही से कुछ बूंदें डालीं। गिलास ए के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा तथा तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित हैं? क्या इस पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। पत्ती। हेडिंग है पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर आपने अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आपने अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को इन भागों की पहचान कर सकती हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या ये छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि एक डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। आपने देखा होगा चित्र 7.10a। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: साग यानी पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए।
पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखती हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंद दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की ये बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में ये मंड पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग का एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्ती द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा ये पौधे के किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुँचा है? इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज के ढके भाग में नहीं? इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? ये कार्य जड़ें करती हैं। जड़ चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बूझने से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? चलिए देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6 आवश्यक सामग्री क्या क्या है? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। ये क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। देखते हैं। बगीचे से किसी खरपतवार की एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए।
ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। चित्र 7.14 दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। देखते हैं। एक सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8। चित्र 7.16 एवं 7.16b को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे को जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16a के समान दिखता है अथवा चित्र 7.16b की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान से मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ें में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों में मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.17 की तरह हैं अथवा चित्र 7.17b की तरह? जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17a की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17b के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों को पत्तियों को देखिए। इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों को पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है? क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की साड़ी 7 पॉइंट में सही रूप से भर सकते हैं? जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकार। पौधे का नाम यहाँ पे, शिरा विन्यास के प्रकार और जड़ के प्रकार आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना 2 तरफा मार्ग चित्र 7.1 की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले विच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पुष्प। गुलाब के पौधे की 3 आरेख 7.19a, b तथा c में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आप किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा
यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC गुलाब की पत्ती है, गुलाब की डंठल, पेड़ और फिर पत्ती। अमरूद के पुष्प भी देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बनती? कलिका प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि ये भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें वाह्यदल कहते हैं। पुष्प के वाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने वाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? वाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? आपके फूलों में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आप साइड 7.3 देखिए और इसमें जो पूछा है उसका आंसर दें। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए वाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण साड़ी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षण इस साड़ी में लिखें। इस साड़ी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी है अथवा जब वे स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। अपने पुष्प को स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 7.24 की तरह यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 A एवं B को ध्यान से देखिए। आगे हम अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 7.26 की तरह क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें वीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने साड़ी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में वाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग अलग भाग भी मिलते हैं? आइए अध्ययन करते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिन्हें वाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हों?
क्या कोई पुष्प ऐसे भी हैं जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पकड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनसे कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। अपनी पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का अध्याय 7 ख़त्म। सारांश आप देख सकते हैं, और ये है अभ्यास, जिसका प्रश्न उत्तर हम अगले सेशन में करेंगे एमसीक्यू की तरह। आगे है अध्याय 8 शरीर में गति, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम अपने इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।